Hi everyone, I am Elisha Dias. Very recently I have completed my 12th grade and now I am pursuing for medical. I am going to write my NEET exam next year. So I had a wish for teaching students who are in standard 10th, who are my juniors. So I had a wish for teaching them, sharing my knowledge. So I came up with a plan of starting a YouTube channel and teaching all the students. So I'll be teaching all state CBSE, ICSE, irrespective of the state they are, irrespective of the syllabus they are reading. So we will be following for mathematics and science purely NCERT syllabus. So most of the time I'll be using two languages, Hindi and English, but right now for most of the time more than English I'll be using Hindi. तो जैसे मैंने कहा था, मैं मैथ्स और साइंस का लेक्चर्स लूँगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे 100 मार्क्स आना चाहिए, पूरे 100 के 100 मार्क्स कैसा आना चाहिए ऐसे पढ़ेंगे। और आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उधर आप देखोगे तो पहला चैप्टर नहीं है, आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्यों लिया था? ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत टफ चैप्टर है और समझ नहीं आता है। बहुत लोग बोलते हैं अगर ये चैप्टर टफ है कि इजी है, अगर आप टफ बोलते थे अगर आप टफ बोल रहे हैं तो ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप खुद आप बोलोगे कि हाँ ये टफ नहीं था, ये इजी था। आप खुद रियलाइज़ करोगे जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होने लगेगा। तो इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपके दिमाग में थोड़ा सवाल हो गए। तो आज का डेट है अगस्त 17 और बहुत लोग जो है सीबीएसई के लोग जो है अप्रैल, और थोड़े लोग जो मैंने पूछा था उन लोग बोल रहे थे कि सीबीएसई वाले जो लोग थे फरवरी से उनका कॉलेज स्कूल शुरू हो गया था और ये अगस्त है, कुछ थोड़े महीने बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। स्टेट वाले जो है जो जून से शुरू हो गया था, मई एंडिंग और जून। तो जो स्टेट वाले हैं उनका एग्ज़ाम होगा अप्रैल फर्स्ट वीक और मार्च एंडिंग, ये 2 महीने के बीच में हो सकता है। और ये जो सीबीएसई वाले हैं, सीबीएसई वालों के लिए उनका बोल रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम होता है Feb 15 को। इससे पहले पोर्शंस ख़त्म करना हमारा टारगेट रहेगा। तो पोर्शंस कब ख़त्म होगा? आज अगस्त 17 है, जो आज बहुत वेरी फर्स्ट लेक्चर है। तो अगर हम पकड़ेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आते आते कुछ दिसंबर 25 के पहले ही पोर्शंस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो लगभग सिर्फ 4 महीना पड़ता है। 4 मंथ्स में 10th का सिलेबस, वो भी इतना डिटेल कि 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, बोथ साइंस एंड मैथ्स। हर रोज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यही चैनल पे आपको हर रोज़ आपके लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में सिर्फ एक ही वीडियो आ जाए, सिर्फ मैथ्स का ही आ जाए, और एक बार सिर्फ साइंस का आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ्स साइंस दोनों आएंगे। तो आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। तो आज मैथमेटिक्स का सबसे टफेस्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ले रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं कि टफ है कि नहीं। अगर आप मुझे पूछोगे तो दिस इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर इन 10th स्टैंडर्ड। ये बहुत बेस है, जो आपको इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में ये बहुत एक बेसिक मैथमेटिकल टूल हो जाता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप मैथमेटिक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, ये दो जो है मैथ्स के बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अगर ये दो आपको नहीं आता है तो आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता है। और कैलकुलस तो आप 11th और 12th में पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री भी 11th और 12th में पढ़ोगे, पर 11th और 12th जाने से पहले जो बेसिक्स है, जो एक छोटा बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो आपको सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक छोटे पॉइंट्स में दिए गए हैं। और सिर्फ 3 एक्सरसाइज है, अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो 3 एक्सरसाइज है, थोड़े एग्जाम्पल्स है, सब करेंगे। पहला थोड़ा बेसिक्स कवर करेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे और हर एक चीज़ का प्रूफ होगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि इस चैनल में ठीक ठाक पढ़ाई होगा कि नहीं, घूम के आ जाओ, हर एक चैनल में घूम के आ जाओ, फिर आप इधर ही आओगे। इतना बेस्ट वीडियोस मिलेगा ना कि आप एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तो पूरा चिल रहोगे कि मेरा पोर्शन ख़त्म हो गया। 100 मार्क्स से नीचे आएगा नहीं, इतना डिटेल में हम आज के लेक्चर्स पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन हो गया, पोर्शंस कब ख़त्म होगा हो गया, कौन सा बुक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, आपके जो टेक्स्ट बुक थे वही पढ़ा रहा हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री आप खोलोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्ट होता है सिर्फ पेज नंबर 113 से स्टार्ट होता है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं टेक्स्ट बुक को, 113 से स्टार्ट होता है और समथिंग अराउंड 20 पेजेस है वो। 20 पेजेस में चैप्टर को ख़त्म कर दिया, और इसको हम बोल रहे हैं टफ चैप्टर है। तो ठीक है, ये सब छोड़ते हैं और आज का लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो जो भी हम ये कर रहे हैं कि इतना ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिनोमेट्री क्यों नहीं, पेंटानोमेट्री क्यों नहीं? ये ट्रायंगल्स जो है, कुछ ट्रायंगल्स के बारे में बता रहे। ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री समथिंग रिलेटेड टू ट्रायंगल्स है। ये ट्रायंगल्स के बारे में कुछ डेप्थ में पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे एक सवाल होता है, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन, वाई नॉट स्टडी ऑफ अदर शेप्स? सिर्फ ट्रायंगल के बारे में क्यों कर रहे हैं? तो ट्रायंगल के बारे में क्यों पढ़ना है? सिर्फ इतना ही, सिर्फ हम लोग ट्रायंगल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्वाड्रिनोमेट्री क्यों नहीं? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। ट्रिग्नोमेट्री में यही टॉपिक में ट्रायंगल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो चले देखते हैं। मैं लेता हूँ एक अच्छा खासा रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है, और एक तरफ मैं लूँगा रोम्बस। एक पैरेललोग्राम लेते हैं और एक कोन लेते हैं जो एक 3D फिगर है, और एक 3D फिगर ले लेता हूँ, एक सिलेंडर। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ गए तो क्या इसके शेप्स के बारे में हम जान लेंगे? एंड द आंसर इज यस। तो कैसे है बोलता हूँ, ये एक ट्रायंगल है। अगर आप देखोगे, ट्रायंगल को भी, एक रेक्टेंगल को भी ट्रायंगल में बांटा जा सकता है, 2 ट्रायंगल्स में बांटा जाए। पैरेललोग्राम है तो उसका एक लॉन्गेस्ट डायगोनल बनाता हूँ, एक डायगोनल डालते ही 2 ट्रायंगल्स से वो स्प्लिट हो रहा है। अब लेते हैं कोन की। कोन स्ट्रक्चर को ट्रायंगल्स में कैसे बांटा जा सकता है? अब इस कोन को ऐसे काटते हैं वन साइडेड में। अगर आप कोन को काटोगे ना, आपको समथिंग ऐसा एक फिगर मिलेगा। इसको ही रोल करने के बाद हमें एक कोन मिलता है, और आप कोन को देख रहे हो, वो भी ट्रायंगल में बांट रहे हैं, ट्रायंगल में वो भी डिवाइड हो रहा है। और जब हम सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर को जब मैं ऐसा काटता हूँ, सिलेंडर एक सीधा साधा एक रेक्टेंगल बन जाता है। एक रेक्टेंगल भी ट्रायंगल में बांटा जा रहा है। तो ट्रायंगल्स आपको आ रहा है, ट्रायंगल के बारे में पूरा एक ज्योमेट्री पता है, ट्रायंगल्स के बारे में पूरा प्रॉपर्टीज पता है, डेप्थ्स पता है, उसका रेशियोज पता है, उसका क्वेश्चंस करने को पता है। अगर आप ये आ रहा है तो ये सब स्टडी एक ट्रायंगल के ही रिलेटेड है। तो अगर आप देखोगे, सर्कल, एक सर्कल है, क्या ये सर्कल भी ट्रायंगल से बना होगा? सर्कल भी ट्रायंगल से ही बना होता है। जब मैं एक सेंटर ऑफ द सर्कल लेता हूँ, जब एक छोटी से ऐसा लाइन बनाते हो, ऐसा बहुत सारे जो इनफाइनाइट ट्रायंगल्स मिलके एक ट्रायंगल को ऐसा बार करता हूँ। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये सर्कल भी एक ट्रायंगल से बना हुआ है। तो आप क्लियरली देख रहे हो, एक ट्रायंगल कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को घुमाते हुए एक सर्कल नजर आ रहा है। सर्कल भी एक ट्रायंगल से बना हुआ है। तो ट्रायंगल क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ शेप्स है। मोस्ट बेसिक ट्रायंगल जो है, मोस्ट बेसिक, और ब्रैकेट में लिखता हूं
फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, एक 3 साइडेड फिगर है, हर एक साइड इक्वल होना है, एंगल इक्वल होना है, ये सब ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ एक 3 साइडेड पॉलीगॉन को हम बोलते हैं एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एक डेफिनेशन हो गया। अब ये स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाने का शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जैसे भी है, और एक बार लिखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जो भी है, ये ट्रिग्नो जो है ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये मेट्री जो है ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स टू मेजर, ट्रायंगल को मेजर कर रहे हैं। इस टॉपिक को ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, और आपका क्वेश्चन हो गया कि ट्रायंगल ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि कौन सा भी अगर हम शेप ले लेते हैं तो ट्रायंगल से ही बना है। अगर हमको ट्रायंगल आता है तो कौन सा भी शेप ले लेते हैं, तो अगर ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टीज़ आता है तो हर एक शेप का भी प्रॉपर्टीज़ आने लगता है। तो ट्रायंगल एक कैसे एक ह्यूमन बॉडी में हर एक छोटा छोटा सेल्स मिलके ही एक बड़ा ह्यूमन स्ट्रक्चर बनता है, वैसे ही एक ट्रायंगल जो है, एक छोटा छोटा ट्रायंगल्स मिलते ही बड़े से बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। और एक बार कहता हूँ, एक रफ हैंडेड फिगर करता हूँ, एक स्टार नहीं है तो कौन सा कि एक रफ हैंडेड डायग्राम है। अगर आप देखोगे ये भी एक ट्रायंगल में बांटा जा रहा है, कितने सारे ट्रायंगल्स, कितने सारे ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहे हैं। कौन सा भी एक शेप ले लो ट्रायंगल से ही बनेगा। ट्रायंगल से अलावा इससे फंडामेंटल स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स के फील्ड में आपको नहीं मिलेगा। तो आज का टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। अब ट्रायंगल्स में उसके टाइप्स पढ़ेंगे। 1 मिनट में रिवीजन कर देता हूँ। ट्रायंगल्स के टाइप, पहला वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल, एंड द फोर्थ वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। 4 टाइप के बेसिक फंडामेंटल ट्रायंगल्स है जो हम 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, बट इस चैप्टर में बहुत फोकस किया जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो तीनों ट्रायंगल है इसके बारे में हम पढ़ाई नहीं करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों पढ़ना है, आइसोसेलेस क्यों नहीं। अगर मैं ले लेता हूँ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, हर एक साइड इक्वल है, अगर आप देखोगे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा तो मुझे 2 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। आप देख सकते हो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को 2 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता जा रहा है। उस राइट एंगल ट्रायंगल को भी और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इधर भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल का उसका एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ये। अगर मैं लेता हूँ एक स्केलिन ट्रायंगल जो हर एक साइड में अनइक्वल होता है, इसको भी आप देखोगे तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो गए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप जान गए तो आप हर एक स्ट्रक्चर के बारे में आपके पास नॉलेज रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल इज द मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन ट्रिग्नोमेट्री। तो आप टेक्स्ट बुक खोलोगे, जो 3 एक्सरसाइजेस है आपके पास, तीनों 3 एक्सरसाइज में राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही एप्लीकेशंस है। राइट एंगल ट्रायंगल को ही हम पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे, और उसका जो भी है सब राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। तो राइट ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है। तो हम जब डे 1 में पढ़ रहे थे तो हमने रेशियोस पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। एक ट्रायंगल लेते हुए
थीटा। एंगल के ठीक ऑपोजिट साइड को हमने कहा ऑपोजिट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल को हमने कहा हाइपोटेनस, और एडजेसेंट साइड को कहा हमने एडजेसेंट साइड। सो 3 नेमिंग हो गया। इससे हमने 3 रेशियोज निकाला था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और को टेंजेंट थीटा। साइन थीटा होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब जो हम डिवाइड करते हैं हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल होके हमें आता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। कोसेकेंट थीटा इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है which is nothing but hypotenuse by opposite. Secant theta is inverse of cos theta which is nothing but hypotenuse by adjacent. Tan theta is inverse of cotangent theta is inverse of tan theta, वो हो जाता है adjacent by opposite which is nothing but cos theta by sin theta. तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर दिया था। हम ये वैल्यूज यूज करते हुए NCERT के फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन होगा। जब हम खोलते हैं पेज नंबर 118, यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है गिवन tan A is equals to 4/3, find अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसा करना है, सिर्फ एक tan A दिया गया है, हमें sin A करना है, cos A करना है, को टेंजेंट A करना है, सीकेंट A करना है, कोसेकेंट A। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें कैलकुलेट करना है। वो कैसे करना है, एज वे द सेम, हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ये होता है थीटा, हम एंगल ए बी सी लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट बी, पॉइंट बी पे राइट एंगल्ड है। जब इस लाइन एंग थीटा लेते हैं, tan A इज इक्वल 4/3, हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट tan थीटा होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट उन्होंने कहा है 4/3, मतलब ऑपोजिट साइड होता है 4 और एडजेसेंट साइड होता है 3, तो tan थीटा हो गया। तो हमें करना है साइन ए, हमें करना है कॉस ए, tan ए उन्होंने दिया है तो कोसेकेंट ए, सीकेंट ए और को टेंजेंट ए, इन तीनों के वैल्यूज लिखना है। हमें 2 इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ए सी लॉन्गेस्ट डायगोनल करना है। हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर है वो हो जाता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम लोग 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें पता है ए सी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाता है 4 स्क्वायर और ये होता है ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। देयरफॉर ए सी होता है √25, ये होता है 5 यूनिट्स। ये हमें 5 मिल गया, तो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल ए सी होता है 5। हमें पता है साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो हमें 5 तीनों इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो साइन ए हो जाता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस विच इज नथिंग बट 4/5। कॉस ए हो जाता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस विच इज 3/5। कोसेकेंट ए हो जाता है साइन का इनवर्स, मतलब 4/5 हो जाता है 5/4। सीकेंट ए कॉस का इनवर्स होता है 3/5 हो जाता है 5/3। को टेंजेंट ए इनवर्स होता है tan ए का, tan ए उन्होंने दे दिया है 4/3 हो जाता है 3/4, क्योंकि को टेंजेंट ए इनवर्स ऑफ tan ए होता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो हम जाते जाते नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।
तो जब हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड वन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड हम देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी उन्होंने एक ट्राइंगल दे दिया है, राइट एंगल एट बी इन विच ए बी इज 29 यूनिट्स, बी सी 21 यूनिट्स है। हमें ए लेंथ पता नहीं है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पता कर लेंगे। तो हमें डिटरमाइन करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉम्प्लेक्स लगता है बट इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। जब हम इसके आंसर और सोल्यूशन करते हैं, देखिए पहला इस लेंथ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 29 है, 21 है, हमें पता है 29 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू 21 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें पता नहीं है तो 29 स्क्वायर करने में बहुत मुश्किल होता है। जो एग्जाम में 29 और 29 करते हैं वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है। उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। 21 स्क्वायर को उस तरफ भेज दिया, प्लस हो गया माइनस। सो व्हाट कैन वी डू, ए सी स्क्वायर हो जाता है 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है, इसको बोल रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। तो हमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर को कैन ऑल्सो बी रिटन एज 29 माइनस 21 इंटू 29 प्लस 21। तो हम ये जो करते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ स्क्वायर को उस तरह भेज दिया, 29 माइनस 21 आता है 8, 29 प्लस 21 हो जाता है 50। जो तो ए सी आता है विच कम्स आउट टू बी, ये जो मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 50 हो जाता है 400। सो रूट 400 हमें पता है 20, रूट 400 होता है 20। सो द लेंथ ए सी, ये जो लेंथ ए सी है जो हमने कैलकुलेट किया है वो आ जाता है 20 यूनिट्स। ये हो गया 20। तो जब हम 20 मिलते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हमें करना है तो हम जो भी इंफॉर्मेशन लिखा है वो हम थोड़ा रब कर देते हैं। तो हमने ये कर दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट वन लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज जो हम कहीं पता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस इज नथिंग बट 21 बाई 29। उन्होंने स्क्वायर का है, कॉस स्क्वायर का है, तो इस 21 बाई 29 का स्क्वायर लेते हैं, 21 बाई 29 का स्क्वायर लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस विच इज नथिंग बट 20 बाई 29 होल स्क्वायर, 20 प्लस 29 होल स्क्वायर। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने लग जाते हैं। तो हमें पता है दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो हम करेंगे 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर हो जाता है 29, जो है कॉमन ही है, 29 वो कॉमन ही है तो इसको हम स्क्वायर ही ले लेते हैं। और एक बार बोल रहा हूँ, 29 कॉमन ही था तो 29 एक ही बार ले लिया, उसका स्क्वायर 21 प्लस 20, 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। जब हम इसको करते हैं तो हमें ये होता है, इसका आंसर अब 20 स्क्वायर हमें पता है 400, 20 स्क्वायर का कैलकुलेशन करने के बाद हमें आता है 400। सो ये होता है 441, 21 स्क्वायर हो जाता है 441, और 21 स्क्वायर जब हो जाता है 441 इसको हम लिखते हैं 841। 29 स्क्वायर को हम बोलते हैं 841, 29 स्क्वायर को 841। जब हम इसके कैलकुलेशन करते हैं, इसे यहाँ लिखता हूँ, 441 प्लस 400 हो जाता है 841, 841 डिवाइड बाई 841, दोनों का सेम है वैल्यूज़, तो आंसर आ जाता है 1। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है। अब हम करते हैं दूसरा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम करेंगे क्या, ये हम सेम ही रखते हैं, हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस है। विल राइट इट इन द सेकेंड वन, ये सेकेंड वन है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो इधर भी माइनस आ जाता है, इधर भी माइनस आ जाता है, और इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेम ही था, उसमें प्लस था, इधर माइनस था। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 441 मिल जाता है, 400 मिल जाता है, 441 माइनस 400
इट कम्स आउट टू बी 41 और 41/841 हो जाता है, 41/841। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हम नहीं कर सकते, सो दिस इज द लास्ट वैल्यू एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 3। इन एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan a इज इक्वल टू 1, tan a इज इक्वल टू 1, ये एक ही इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने दिया है। अब हमें क्या करना है, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, वो कैसा आया हुआ है ये हमें वेरीफाई करना है या फिर प्रूफ करना है। तो हमें tan a इक्वल टू 1, tan a क्या है, पहला हमें tan थीटा क्या है, tan थीटा या tan a हमें पता है इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट दोनों इक्वल है। चलो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या है, अगर हम ये एंगल है, ये थीटा है, ये होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, सो बी सी बाय ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये एंगल ए है क्योंकि tan ए बात कर रहे हैं। अगर हम tan सी के बारे में बात करते थे तो हम इस एंगल को थीटा लेके थीटा के जस्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट लेते थे, पर वो पूछ रहे हैं हमें tan ए, सो इस एंगल को थीटा लेते हुए tan ए जस्ट ऑपोजिट, ऑपोजिट लेंथ और एडजेसेंट, वो होता है बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी होता है, ये हो जाता है बी सी अपॉन ए बी। तो हम एक एक बार tan ए देते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं tan सी के, वो बाय मिस्टेक कर देते हैं तो पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग आ जाता है। सो tan ए इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट विच इज नथिंग बट बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी उन्होंने क्या कहा, tan ए इज 1, बी सी अपॉन ए बी दोनों 1 होता है। जब बी सी अपॉन ए बी, इफ बी सी अपॉन ए बी इज 1, तो क्या ये डिविडेंड, ये जो ये डिनोमिनेटर में है इधर चलेगा तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा। अगर बी सी अपॉन ए सी 1 है, बी सी अपॉन ए बी 1 है, तो बी सी अपॉन ए बी 1 होगा, तो बी सी इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है इसीलिए तो इनका रेशियो जो है 1 आ रहा है। तो बी सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू 1, ये दोनों को वैल्यू नहीं है तो हम ही एक वैल्यू दे देते हैं विच इज़ नथिंग बट के, ये दोनों का वैल्यू के लेते हैं। अब हम डालते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, ए सी स्क्वायर इज नथिंग बट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी और बी सी दोनों के है तो मैं के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ले लूँगा विच इज़ नथिंग बट 2k स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर है तो ए सी हो जाता है, जब हम इसको डालते हैं रूट ऑफ 2k स्क्वायर, तो रूट और 2 कैंसिल हो जाता है तो हमें मिलता है ए सी इज इक्वल्स टू, तो ये के में बाहर आता है 2, ए सी इज इक्वल्स टू के रूट 2, या फिर इसे रूट 2 के भी लिखा जा सकता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। उन्होंने कहा है 2 sin a cos a इक्वल टू 1, अब ए सी इज इक्वल्स टू के रूट 2 या रूट 2 के, इतना हो गया, तो हमने तो हमें इतना मिल गया था, तो हमें इतना मिल गया था ए सी इज इक्वल्स टू रूट 2 के, और या फिर हमें रूट 2 के या के रूट 2 दोनों एक ही होता है। तो हम जब करते हैं, अब हमें क्या हुआ था, साइन ए कॉस ए का वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें इसको वेरीफाई करना है 2 sin a cos a इक्वल टू 1। अब हम करते क्या हैं, हमें मिला था बी सी बाई ए बी इक्वल टू 1, बी सी इक्वल टू ए बी हमने के दे दिया, तो हम बी सी को भी के दे देते हैं, ए बी को भी के देते हैं, तो हमें वैल्यू मिला था ए सी का रूट 2 के, रूट 2 के इधर वैल्यू लिख लेते हैं, रूट 2 के इसका वैल्यू लिख लेते हैं। हमें वेरीफाई करना था कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1। अब हम कैसे वेरीफाई करते हैं, तो हम इस जगह में उसे वेरीफाई कर देते हैं, और एक बार लिखता हूँ 2 sin a cos a इक्वल टू 1, 2 sin a cos a इक्वल टू 1। अब हमें 2 लिखना है, sin a हमें क्या पता है, sin a पता है ठीक इस एंगल के ऑपोजिट, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। अब हम एक बार साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन ए या फिर साइन थीटा जो भी लिख सकते हैं, साइन ए होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस विच इज़ नथिंग बट के बाई रूट 2 के ऊपर भी है नीचे भी है तो 1 बाई रूट 2। सिमिलरली हम कॉस ए का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कॉस ए भी वही होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस होता है के बाय रूट 2 के, रूट 2 के होता है, के कैंसिल हो जाता है, हमें मिलता है 1 बाय रूट 2। दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, साइन ए कॉस ए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम करेंगे क्या, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 दोनों तरफ लिख देते हैं, 2 1 बाई रूट 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 होता है 1, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2,
इक्वल टू 1, 2 कैंसिल हो जाता है, हेंस वेरीफाई। 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, वेरीफाई कैसे करना है। और एक बार एक सिंपल हम एक समरी कर देते हैं। एक ही इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया था, tan a इक्वल टू 1, tan a इक्वल टू 1 विच इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, बी सी अपॉन ए बी, उनका रेशियो होता है 1, मतलब इसका मतलब ए बी है तो बी सी इक्वल टू ए बी। बी सी इक्वल टू ए बी का वैल्यू नहीं है पता है, तो हमने एक वैल्यू ले लिया कॉन्स्टेंट के। अब के को इधर इधर नेमिंग कर दिया। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने ए सी का कैलकुलेट किया विच केम अराउंड के रूट टू। के रूट टू का नेम। अब हम लेते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, जो आखिरी एग्जाम्पल है एक्सरसाइज, उस फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले आखिरी एग्जाम्पल है। इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ में राइट एंगल एट P है, OP है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। इन दोनों का लेंथ उन्होंने नहीं दिया है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। अब हम कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है थर्ड एग्जाम्पल हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब हम कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे, OQ स्क्वायर हो जाता है PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। हमें पता है PO स्क्वायर इज 7 स्क्वायर प्लस ये होता है PQ स्क्वायर। हमें उन्होंने क्या दिया है? OQ माइनस PQ वॉज 1 सेंटीमीटर। मैं इधर लिखता हूँ OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर। क्या मैं OQ को PQ में कन्वर्ट कर सकता हूँ? OQ इज नथिंग बट 1 प्लस PQ, माइनस PQ के उस तरफ भेज दिया, प्लस PQ हो गया। OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ। अब हम क्या करेंगे? OQ की जगह क्या हम 1 प्लस PQ लिख सकते हैं? 1 प्लस PQ स्क्वायर है, OQ का स्क्वायर है, मतलब इसका होल स्क्वायर। इज इट इन द फॉर्मेट A प्लस बी होल स्क्वायर? ये A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में है। A प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता है, इट कम्स अराउंड A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अब बहुत लोगों को इसका डेरिवेशन पता नहीं होता है। A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। अब इसका जो एक्चुअल मीनिंग जो है कैसा आता है, ये फॉर्मूला बहुत लोगों को पता नहीं है। आउट ऑफ एवरी 20,000 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट को भी ऐसा नहीं पता होता है इसका डेरिवेशन। चलो मैं इधर रफ हैंडेड बता देता हूँ। A प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं, इसका एक शॉर्ट प्रूफ है। देखिए बहुत कम लोग इसको जानते हैं। इस लेंथ को मैं ले लेता हूँ A और इस लेंथ को मैं ले लेता हूँ B। A प्लस बी का ये लेंथ है। अब ये स्क्वायर है, इसे स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। दिस लेंथ इज A, दिस लेंथ इज B, दिस लेंथ इज A, ये B है, दिस लेंथ इज A एंड दिस लेंथ इज B। हमने स्क्वायर कर दिया। अब इस जॉइंट्स को हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। अब हम इन एडजेस को मल्टीप्लाई करके उनकी एरिया लिखते हैं। A इंटू A हो जाता है A स्क्वायर, B इंटू B हो जाता है B स्क्वायर, A इंटू B होता है AB, A इंटू B होता है AB। क्या इस बॉक्स के अंदर गिवन इन्फॉर्मेशन को हम बाहर लिख सकते हैं? A स्क्वायर है प्लस B स्क्वायर है प्लस AB 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AB। क्या ये A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला का प्रूफ आ गया? ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। इस डेरिवेशन को कौन नहीं बताता है, सिर्फ इसको रट्टा मारा जाता है या फिर उसको बैट किया जाता है। ये नहीं चलेगा। हर एक फॉर्मूला के प्रूफ इधर बताएंगे, एक एक फॉर्मूला लगाने पहले उसका प्रूफ बताएंगे। A माइनस बी होल स्क्वायर का भी ऐसा ही होता है। अगर सम्स करने वक्त A माइनस बी होल स्क्वायर आता है तो हम उसका भी प्रूफ करके आपको दिखा देंगे। अब हमें इन्फॉर्मेशन में आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि A प्लस बी होल स्क्वायर का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। अब 1 प्लस पी स्क्वायर A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में, क्या मैं 1 प्लस पी होल स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस 2AB B स्क्वायर में लिख सकता हूँ? यस, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2AB, सो 2 टाइम्स 1 इंटू PQ प्लस PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर होता है 49 प्लस PQ होल स्क्वायर। PQ दोनों जगह है, उसे काट देता हूँ। 1 स्क्वायर प्लस 2 PQ इज इक्वल्स टू 49। क्या 2 टाइम्स PQ इज इक्वल्स टू 49 प्लस 1 को उधर भेज देता हूँ। 1 स्क्वायर 1 ही होता है, इसे मैं इस तरफ भेज देता हूँ तो होता है -1। 2 टाइम्स PQ इज इक्वल टू 48, देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू 48/2 इज इक्वल्स टू 24। हमें मिल गया PQ। PQ लेंथ होता है
पी क्यू का लेंथ हो जाता है 24, पी क्यू का लेंथ हो जाता है 24। हमें ये पता है कि ओ पी माइनस पी क्यू इज़ 1 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 है तो हमें 1 मिलने के लिए 24 से एक नंबर ज़्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली ओ क्यू बिकम्स 25। अगर ये 25 है तो ये 24 है, उसका माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर मिलता है। तो हमें फाइनली तीनों साइड्स का हमें मिल गया, तीनों साइड्स का लेंथ मिल गया। अब ये हो गया पाइथागोरन ट्रिपलेट, तीनों साइड्स मिल गया। अब हमें क्या करना है, इज़ वेरी सिंपल, साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू करना है। अब हम इधर लिख देते हैं साइन क्यू, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना था। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें तीनों लेंथ की ज़रूरत थी। ये एंगल क्यू है, हमें साइन क्यू चाहिए। साइन क्यू इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज विच इज़ नथिंग बट 7/25। क्या हो गया? एंड द नेक्स्ट इज कॉस क्यू। कॉस क्यू हमें करना क्या है, वेरी सिंपल, ये एंगल है, एंगल की ठीक एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज विच इज़ नथिंग बट 24/25। क्या हमें दोनों सॉल्यूशंस मिल गया? एंड दिस एंड्स द एग्जाम्पल 5। बहुत सिंपल है।